फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, दोस्तों और मेरे छात्रों छात्राओं, जूनियर अकाउंटेंट टीआरए और जेवी नील की तैयारी कर रहे मेरे सभी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट आज इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं, उनको मैं अपना परिचय बता दूं। माई सेल्फ सीए दीपक सिंह, और पिछले 15 साल से मैं कंपटीशन लाइन में स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन कर रहा हूं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लेखांकन परिचय, जो अपना टॉपिक चल रहा था, उसके आगे वाले भाग पर चलते हैं, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं व्यय। देखो बेटा, यदि डिटेल में जाएं तो एक्सपेंसेस अलग होता है और एक्सपेंडिचर अलग होता है, लेकिन इतनी डिटेलिंग आप लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैं उसे पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। मैं सीधा मुद्दे पर आ जाता हूँ, एक्सपेंडिचर, क्योंकि मुझे वही पढ़ाना है जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, मुझे आपको सीए नहीं करवानी है, मुझे आपको केवल और केवल वो क्वेश्चन करवाने हैं, वो कॉन्सेप्ट करवाने हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं, आपको बेनिफिट दिला सकते हैं। केवल मेरा उद्देश्य इतना है, क्योंकि मैं बिल्कुल उतना ही डोज देता हूं जितने की आप लोगों को जरूरत है, न तो कम न ज्यादा। तो इसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर, जिसे हिंदी में बोलते हैं व्यय। तो बेटा, ये थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज एक बार मैं पढ़ देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एक व्यय एक भुगतान है या संवितरण है। व्यय एक परिसंपत्ति की खरीद और देयता में कमी मालिकों को वितरण के लिए हो सकता है, और ये खर्च हो सकता है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, बट सीधा सिंपल, क्योंकि एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आएगी नहीं, सीधा सिंपल मतलब है। कोई पूछे एक्सपेंडिचर क्या है, व्यय क्या है, तो आप सीधा सा जवाब दोगे। एक्सपेंडिचर का मतलब वह खर्चा है, वो लागत है जिसकी सहायता से व्यवसाय संचालित होता है। एक्सपेंडिचर वो खर्चा है, वो लागत है जिसकी सहायता से व्यवसाय संचालित होता है। दैट्स ऑल, खत्म। ये टेक्निकल लैंग्वेज मैंने लिखी और एक इजी लैंग्वेज बता दी। डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगी, सीधा हिसाब। एक्सपेंडिचर व्यय एक खर्चा होता है या एक लागत होती है जिसकी सहायता से बिजनेस संचालित होता है। अब आगे का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय के प्रकार। तो बेटा, व्यय 3 प्रकार के होते हैं। बेटा, व्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक का नाम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक का नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरे बच्चों, आप लोगों को शायद नजर आ रहे होंगे, एक तो है कैपिटल, एक है रेवेन्यू, एक है डेफर्ड रेवेन्यू। हिंदी में बात करें तो पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, अस्थिगत आयगत व्यय। कई लोग स्थगित आयगत व्यय बोलते हैं, कई लोग अस्थिगत आयगत व्यय बोलते हैं, कई लोग आस्तिगत आयगत व्यय बोलते हैं, कई लोग आस्थगित आयगत व्यय बोलते हैं। कई नाम है, आस्थगित भी है, आस्तिगत भी है, दोनों नाम है। इंग्लिश में एक ही नाम है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्यय के प्रकार। तो कोई आपसे पूछे बच्चों व्यय क्या होता है, तो आपके पास में जवाब है कि ये खर्चा है या ये एक लागत है जिसकी सहायता से व्यवसाय संचालित होता है। ये कितने प्रकार का होता है? तो बच्चों, ये 3 प्रकार का होता है, कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू। मेरे ख्याल से यहां तक सब बच्चों के समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया। आगे चलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? पूंजीगत व्यय क्या है? तो बच्चों, आपको मैं बता दूं, ऐसे खर्चे जो कभी कभार होते हैं, जिनकी अमाउंट बड़ी होती है, बड़ी ह्यूज अमाउंट, कभी कभार होते हैं, ओकेजनली होते हैं, ह्यूज अमाउंट, बड़ी रकम होती है, जिसकी सहायता से व्यवसाय की संचालन क्षमता बढ़ती है। संचालन क्षमता को आप क्या बोलते हैं? बिजनेस ऑपरेटिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो बेटा, ऐसे खर्चे जो कभी कभार होते हैं, ऐसे खर्चे जिनका अमाउंट बड़ा होता है, ऐसे खर्चे जिनसे संचालन क्षमता
ऑपरेटिंग कैपेसिटी बढ़ती है। ऐसे खर्चे जो पी एंड एल में न आकर के बैलेंस शीट में आते हैं, पी एंड एल में नहीं आते, बैलेंस शीट में आते हैं। अब पी एंड एल बैलेंस शीट क्या है, ये आगे की बात, अभी तो सिर्फ याद कर लो कि जो पी एंड एल में नहीं आते, जो बैलेंस शीट में आते हैं, ऐसे खर्चे जो फिक्स्ड एसेट स्थायी संपत्ति को खरीदने से रिलेटेड है, ऐसे खर्चे जो कार्य क्षमता में वृद्धि करने से संबंधित है, ऐसे खर्चे जिनका लाभ एक से ज़्यादा वर्षों तक मिलता हो, उन खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। है हलवा, एकदम हलवा, इतने सारे याद करने पड़ेंगे बेटा। इनका लाभ एक से ज़्यादा वर्षों तक मिलता है और इनकी सहायता से आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता है, आपके जो डे टू डे के एक्सपेंसेज है उनमें कमी आती है। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय क्या है, कभी कभार होते हैं, अमाउंट बड़ा होता है, बिजनेस की ऑपरेटिंग कैपेसिटी संचालन क्षमता बढ़ती है, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि खाते में नहीं आते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर आते हैं, ये हमने बात की। और उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि इनसे बिजनेस की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है, व्यवसाय में इनका लाभ एक से ज़्यादा अवधि तक मिलता है। इन खर्चों को अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अमाउंट बढ़ा, कभी कभार होने वाले, पी एंड एल में नहीं आते, बैलेंस शीट में आते हैं, फिक्स्ड एसेट को खरीदने से संबंधित होते हैं, बिजनेस की वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और इनका लाभ एक से ज़्यादा वर्षों तक मिलता है। मेरे बच्चों एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं अब। तो बच्चों एग्जाम्पल इनका है, फिक्स्ड एसेट खरीदा, आपने कोई मशीन खरीद ली, आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली, आपने कोई फर्नीचर खरीद लिया, कौन सा खर्चा कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा, आपने कोई मशीन खरीदी, अब मशीन ऑटोमेटिक तो फैक्ट्री के अंदर स्थापित नहीं हो जाएगी, आपको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, स्थापित करवाना पड़ेगा, मजदूरी देनी पड़ेगी, उसको लाना पड़ेगा, लाने के लिए भाड़ा देना पड़ेगा, बेटा वो खर्चा भी कैपिटल खर्चा है। सेकंड हैंड एसेट खरीदी, सेकंड हैंड एसेट को खरीदने पर इसका पहला रिपेयर खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो सेकंड हैंड एसेट का पहला रिपेयर खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। आपने एक मशीन की कार्य क्षमता बढ़ा दी, पहले उस मशीन की कैपेसिटी कम थी, अब उस मशीन की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंटेंजिबल एसेट, अमूर्त संपत्ति जैसे लाइसेंस हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, इनको खरीदने में लगे खर्चे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग की रजिस्ट्री करवाने में लगा खर्चा, वकील को दी गई फीस, लीगल एक्सपेंसेस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हो तो बिल्डिंग बनाने में लगने वाला खर्चा तो कैपिटल है, लेकिन मान लो इसका आर्किटेक्ट का फीस दे रहे हो, डिज़ाइन वगैरह बना रहे हो, तो बेटा ये जो खर्चा है डिज़ाइनिंग आर्किटेक्ट वगैरह का, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप एक ऐसा खर्चा कर रहे हो जिससे दिन प्रतिदिन के खर्चों में कमी आ जाती है, मितव्यता आ जाती है, डे टू डे के रेवेन्यू एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, बेटा ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप ऐसे खर्चे कर रहे हो जिससे आपकी इनकम में परमानेंटली वृद्धि हो जाती है, आपकी इनकम परमानेंटली बढ़ जाती है, बेटा ये भी कैपिटल खर्चे हैं। ABCDEFGH 8 बता दिए मैंने, 8 एग्जाम्पल से आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट कवर हो रहा है, सारे याद होने चाहिए। एग्जाम्पल अलग है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन अलग है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी कभार होते हैं, अमाउंट बड़ा होता है, पी एंड एल में नहीं आते, बैलेंस शीट में आते हैं। देन इसके अलावा जो हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, पी एंड एल में नहीं आते, बैलेंस शीट में आते हैं, और इनका जो प्रॉफिट है, इनका जो है वो आप लोगों को कई वर्षों तक मिलता है। एग्जाम्पल में हमने देखा स्थायी संपत्तियों को खरीदने के व्यय, स्थायी संपत्तियों को स्थापना करने से संबंधित व्यय, संपत्ति की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए किए गए व्यय, लाइसेंस, कॉपीराइट, इतने सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए। बेटा अभी हमने केवल और केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर की बातें की है, केवल और केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर की बातें की है। अब बेटा आगे के पार्ट,
आगे के पार्ट में बेटा है आयगत व्यय। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं मेरे बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे के एक्सपेंसेज है बेटा। व्यवसाय में दिन प्रतिदिन के खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, आयगत व्यय कहते हैं। इससे बिजनेस का संचालन होता है, बिजनेस ऑपरेशन होता है। डे टू डे के खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। इनसे बिजनेस की कैपेसिटी नहीं बढ़ती है। इन खर्चों को बेटा पी एंड एल में लिखते हैं, पी एंड एल में लिखते हैं। और ये स्थायी संपत्ति की कार्य क्षमता बढ़ाते नहीं है, बना के रखते हैं। जैसे बेटा गाड़ी की आप सर्विस करवाते हो तो इससे कैपेसिटी बढ़ती थोड़ी क्या है, कैपेसिटी मेंटेन रहती है कि जो एवरेज अपना 50 का है वो 50 का बना रहे। हमारा एवरेज जो है शुरू में 50 का था, अब आप सर्विस नहीं करवाओगे तो 40 हो गया, 30 हो गया। सर्विस करा दोगे तो वापस से 50 का हो जाएगा। तो बेटा जो ये सर्विस करवाने का खर्चा हुआ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ऐसे खर्चों का लाभ आपको कितने वर्ष तक मिलता है? एक लेखा अवधि, 1 अकाउंटिंग ईयर तक मिलता है। स्थायी संपत्तियों में इनसे वृद्धि नहीं होती और न ही वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है। कौन से खर्चे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमने कैपिटल देख लिया, हमने रेवेन्यू देख लिया। दोनों के अंतर हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। बेटा पहला, इन कैपिटल खर्चों का लाभ 1 से ज्यादा वर्ष तक, इन खर्चों का लाभ केवल 1 वर्ष तक। इनका अमाउंट बड़ा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट बड़ा, इनका अमाउंट छोटा। इनसे स्थायी संपत्ति में वृद्धि होती है, फिक्स्ड एसेट खरीदी जाती है। इनसे फिक्स्ड एसेट नहीं खरीदी जाती। ये पी एंड एल में आते हैं नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में आते हैं और ये पी एंड एल में आते हैं। इनसे जो आपको हमने जो ये डिफरेंस बताए हैं ये सब आपको याद होने चाहिए, तभी इनका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। तो हमने अच्छा खासा अंतर देख लिया, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एसेट खरीदने से रिलेटेड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एसेट की क्षमता को बनाए रखने के खर्चे, फिक्स्ड एसेट की क्षमता को बनाए रखने के खर्चे। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलो इसके रेवेन्यू के एग्जांपल देख ले फिर क्वेश्चन पूछते हैं। माल खरीदने का खर्चा, माल को खरीद करके गोदाम तक ले जाने का खर्चा, माल को बेचने में एडवर्टाइजमेंट वगैरह लग रहा है वो खर्चा। ये लो, स्थायी संपत्ति की कार्यक्षमता को बनाने के लिए मरम्मत व्यय, मजदूरी, डाक तार, बिजली पानी, ब्याज, क्रेडिटर्स पर ब्याज, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्रशासनिक व्यय, विक्रय एवं वितरण व्यय। कोई अनुबंध आपने तोड़ दिया तो उसके अंदर जो जुर्माना और क्षतिपूर्ति देनी पड़ी वो खर्चा बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जवाब दें। कौन से खर्चे पी एंड एल में जाएंगे? कैपिटल और रेवेन्यू। सभी बच्चे मेरे ख्याल से जवाब दे रहे होंगे। पी एंड एल में जाने वाले खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय। अगला, कौन से खर्चे व्यवसाय की संपत्तियों में वृद्धि करते हैं? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड बच्चों, आपके दिमाग में यदि ये क्लिक कर रहा है तो आप बिल्कुल बिल्कुल राइट ट्रैक पर हो। ठीक है। सेकेंड हैंड एसेट खरीदा, उस पर पहला रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया, कौन सा खर्चा है? तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डे टू डे का रिपेयर मेंटेनेंस कर दिया, वो कौन सा खर्चा है? तो बेटा डे टू डे का रिपेयर मेंटेनेंस किया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब तीसरा और अंतिम पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अस्थगित आयगत व्यय। ऐसा खर्चा जिसके में दोनों के गुण मौजूद हों, ऐसा खर्चा जिसमें दोनों के गुण मौजूद हों, दोनों के, जो आयगत भी हो जो पूंजीगत भी हो, वो अस्थगित आयगत व्यय है। जो आयगत भी है जो पूंजीगत भी है वो अस्थगित आयगत व्यय है, अस्थगित आयगत व्यय है। होता क्या है बेटा, ये ऐसे खर्चे हैं जिनका लाभ 1 से ज्यादा वर्ष तक मिलता है, बट इससे स्थायी संपत्ति का निर्माण नहीं होता। भाई लाभ 1 से ज्यादा वर्ष तक मिला तो पूंजीगत हो गया, बट स्थायी संपत्ति नहीं बन रही तो आयगत हो गया। तो बेटा गुण दोनों के हैं, पूंजीगत के भी हैं और आयगत के भी है, दोनों के गुण हैं। तो स्थायी संपत्ति बन नहीं रही है, लाभ 1 से ज्यादा वर्ष तक मिलता है, तो हम इन्हें क्या करते हैं, 1 साल में पी एंड एल में न डाल करके कई वर्षों में पी एंड एल में डालते हैं, कई वर्षों में पी एंड एल में डालते हैं। एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया है,
आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे कि आपने 2015-16 में 5 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट के खर्च किए, जिसका बेनिफिट 4 साल तक मिलने की संभावना है, 4 ईयर तक मिलने की संभावना है। और मान लो बराबर बराबर मिलने की संभावना, तो हर साल P&L में आप कितना डालोगे? 1/4। 5 लाख का 1/4 आप निकाल सकते हो। कितना हुआ? 5 लाख का 1/4 1 लाख थोड़ी हुआ, 1 लाख से ज्यादा हुआ। 1,25,000 रुपए हर साल P&L में डालोगे। अब मुझे बताओ, पहले साल में 1,25,000 आपने लाभ हानि खाते में डाल दिया, एक टुकड़ा, बाकी जो बच गया 375 जो बच गया, वो जाएगा बेटा, इसको याद कर लेना, काल्पनिक संपत्ति कहलाएगा, जिसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा। एग्जाम में आ चुका है, आपको पता होना चाहिए, आपको 100% पता होना चाहिए कि अस्थगित आयगत व्यय का न अपलिखित किया गया भाग, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वो पार्ट जो P&L में अभी नहीं गया है, जो खर्चा अभी भी अपलिखित नहीं किया गया है, वो कहां आता है? बैलेंस शीट की असेट साइड में फिक्टिशियस असेट के नाम से आता है। सर कितने साल तक आता है? अरे फिर अगले साल 1/25 को लाभ हानि खाते में डाल दो, शेष बचा हुआ बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा। तो आप देखोगे कि 4 साल में कंप्लीट खर्चा लाभ हानि खाते में खत्म हो जाएगा। बताओ इस खर्चे को अपन क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेटा एग्जाम्पल भी हैं इसके, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय, भारी विज्ञापन व्यय, भारी रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ये भारी है, अधिक व्यय नजर आ रहा होगा बेटा, अधिक व्यय, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस, अच्छे स्थान पर व्यापार को ले जाने के व्यय, शेयर और डिबेंचर के इशू पर, निर्गमन पर यदि कोई कमीशन देते हैं, बेटा ये सब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, जिनको कई ईयर में राइट ऑफ किया जाता है, और उस रेशो में राइट ऑफ किया जाता है जिस रेशो में इनका बेनिफिट मिल रहा है। बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा हम लोगों ने देखा कि अपने अभी तक जो पढ़ाया उसके अंदर बेटा कितने एक्सपेंडिचर हैं? 3। एक तो है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू। मेरे ख्याल से काफी कुछ आप लोग समझ चुके हो। अब समझ चुके हो तो जैसा कि मेरी आदत है कि कुछ मीठा हो जाए, कुछ क्वेश्चन हो जाए कुछ क्वेश्चन हो जाए। सर आप बताओगे क्या? नहीं, आपको बताना है, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं देख रहा हूँ कि केवल और केवल 7 या 8 स्टूडेंट ही पढ़ने वाले हैं जो कि रियली इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, बाकी सिर्फ वीडियो देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, यदि आपको वास्तव में सक्सेसफुल होना है, और मैं आपको बता दूं कि जब वैकेंसी आएगी तो जिनके नाम मैं अनाउंस कर रहा हूं उसमें से काफ़ी नाम आपको जूनियर अकाउंटेंट बने हुए दिखेंगे, या आज के दिन बोल रहा हूं, आप नोट करके रख लेना कि यही नाम आपको सिलेक्शन बोर्ड में लिखे हुए दिखेंगे कि यही बच्चे सेलेक्ट हो गए, क्योंकि ये आज से मेहनत कर रहे हैं। जो आज से मेहनत कर रहा है सेलेक्ट वही होगा। आप कैसे भी करके इन क्वेश्चन को कीजिए। मशीन की मरम्मत पर लगे 1200 रुपए कौन से वे हैं? कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू। जवाब आपको देना है, जवाब आपको देना है। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड हैंड मशीन की मरम्मत पर किए गए 2500 रुपए व्यय कौन से खर्चे हैं? जवाब आपको देना है। तीसरा क्वेश्चन, पुताई के व्यय कौन से वे हैं? कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू। जवाब आपको देना है। स्टेशनरी के रूप में प्रयोग हेतु खरीदा गया कागज, तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन वही, जवाब आपको देना है। एक नए प्रोडक्ट के शुभारंभ हेतु एक एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम किया गया, कौन सा खर्चा है? जवाब आपको देना है। मैंने बिल्कुल आसान क्वेश्चन आज रखे हैं। मैंने आज केवल और केवल आपके मन की जो शय लेने के लिए ऐसे आसान क्वेश्चन रखें कि इतने आसान के भी आप जवाब दे पाते हो या नहीं। और मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप प्लीज़ 2 वे कम्युनिकेशन कीजिए, तभी आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देख पाएंगे। अदरवाइज़ क्या है, शुरू में चला दिया, देख लिया, ठीक है यार। देखिए, ये जो आपको बेनिफिट मिल रहा है इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई आपका एक्सपेंसेस नहीं है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा
पढ़ें, समझें और याद करें और मेरे को कमेंट में ज़रूर लिख कर दें। मैं आपका नाम अपने चैनल पर अनाउंस करवाऊंगा और उस नाम को आप अपने पेरेंट्स को, अपने मित्रों को बता सकते हो कि देखिए हमने इन क्वेश्चंस के जवाब दिए थे। ठीक है, तो मैं विश्वास करता हूं कि इस बार के वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करके इनके आंसर्स को लिखेंगे और बेटा ट्राई करना ही पड़ेगा। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में टीआरए के बारे में बताया था, और जो टीआरए वैकेंसी में जितनी भी पोस्ट है 124 थी शायद, वो आने की पूरी संभावना है। उसके में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जूनियर अकाउंटेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा लेवल हाई करूंगा और तब मैं आपकी असली ताकत को पहचान पाऊंगा। इसी भरोसे के साथ आपका दोस्त, आपका गुरु दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु, विदा लेता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय।